नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने के लिए राज्य अपने नागरिकों को राशन कार्ड देते हैं और इस कार्ड के जरिए किसी एक राज्य का निवासी उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य में उस कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाता या दूसरे राज्य में इससे कोई लाभ नहीं ले सकता। लेकिन अब केंद्र सरकार एक देश एक राशन कार्ड योजना पर विचार कर रही है। इस योजना के लागू होने के बाद किसी एक राज्य के राशन कार्ड का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता देश के किसी भी दूसरे राज्य में इसका इस्तेमाल कर वही लाभ ले पाएंगे जो उसे अपने गृह राज्य में मिलता था। देश में 612 लाख टन अनाज हर साल 81 करोड़ लोगों को राशन कार्ड के जरिए दिया जाता है। एक देश एक राशन कार्ड योजना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर दोहरे राशन कार्ड का खेल खत्म हो सकेगा और एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जाने वाले लोगों को सरकारी राशन का लाभ भी मिल सकेगा। सरकार की तैयारी है कि आधार कार्ड की तर्ज पर ही क्यों ना राशन कार्ड को एक यूनिक पहचान नंबर भी दिया जाए। तो समझेंगे इस नए कॉन्सेप्ट को और मौजूदा जो हालात है उसे बदलने की जरूरत क्यों है और इस नए एक देश एक राशन कार्ड के अगर विकल्प को हम लागू करने की कोशिश करें तो फिर हमें किस तरीके के चैलेंजेस या क्या रास्ता आगे तय करना होगा। तीन हमारे साथ खास मेहमान हैं। वृंदा स्वरूप हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव खाद्य और सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार में आप रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप दास हमारे साथ हैं, वरिष्ठ सलाहकार ICRIER से हैं। नूपुर तिवारी हैं जो कि प्रमुख है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग IIP से। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत वृंदा जी मैं आपसे करना चाहूँगा। मौजूदा जो सिस्टम है PDS का और जो राशन कार्ड का सिस्टम है, हर राज्य में अपना एक राशन कार्ड जिसकी वैधता लीगलिटी उस डिस्ट्रिक्ट तक या उस ब्लॉक तक, उसके बाहर नहीं। लेकिन कहा गया कि उसमें तमाम दुरुपयोग है, उसको रोकने के लिए आधार से जोड़ने की कवायद की गई और जो जानकारी है कि करीब 85% राशन कार्ड को आधार से जोड़ा गया। अब इस नए सिंगल कार्ड की जरूरत देश को क्यों है? ये एक बहुत अच्छा विचार है और क्योंकि हमारी बहुत सारी जनसंख्या काम की को ढूंढने जाती है एक राज्य से दूसरे राज्य में, अर्बन जगहों पे मूव करती है, सीजनली मूव करती है। तो ये जो मूवमेंट रहती है विशेषकर जो लेबर की है, और ये सब लोग उस तबके के होते हैं जो राशन के एंटाइटल्ड होते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत से महीनों में राशन से वंचित रहना पड़ता था क्योंकि वो अपने गांव से हटे हैं या अपने मोहल्ले से कहीं और गए हैं। तो ये जो विचार है जिसका जिक्र हो रहा है कि वही राशन कार्ड वैलिड रहेगा चाहे वो देश के किसी भी कोने में जाए, ये एक बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है और ख़ास तौर से जो लोग मूवमेंट करते हैं उनके लिए बहुत इसमें फ़ायदेमंद होगा। इसको करने के लिए ज़रूर चैलेंजेस हैं, मगर इसकी जो पक्ष में बात है वो ये है कि हर एक राज्य में, जैसे आपने कहा, आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है सबके राशन कार्ड। तो अगर आप उस राशन कार्ड को लेके कहीं और जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली ये संभव है कि अगर आपका 6 महीने का प्रवास किसी और जगह होना है तो वो सिस्टम में इसको फीड किया जा सकता है और वही राशन कार्ड वहाँ पे भी वैलिड माना जाएगा जिस जगह आप जा रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होने के कारण इस तरह की तब्दीलियाँ, सीजनल तब्दीलियाँ करनी या थोड़े लंबे अवसर के लिए भी, साल भर 2 साल में, ये संभव हो सकेगा क्योंकि आपका डेटाबेस दुरुस्त है और आधार से लिंक्ड है। नूपुर, जिस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ज़रूरत की बात कर रहा हूँ। क्या हम मौजूदा सिस्टम में क्या कुछ ऐसा है जिसके चलते जो PDS का ऑब्जेक्टिव था, जो लक्ष्य था, वो हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसी कमियां रह गई, खामियां, जिसके चलते हमें अब सिंगल कार्ड की ज़रूरत है ताकि उसका देश में हर ब्लॉक पर, हर राज्य में इस्तेमाल कर पाएँ? देखिए, मैं कुछ थोड़े बैकग्राउंड में जाऊंगी। 1940s में जब बंगाल फेमिन आया था, उसके बाद ही इस चीज़ों की चर्चा हुई थी और 1947 के बाद इसको लाया गया PDS सिस्टम को।
और 70 या 73 इयर्स लग गए इस मकाम में पहुंचते हुए कि हमें एक सेंट्रलाइज्ड या फिर एक रिपोजिटरी ऑफ जो आप इसको कहते हैं राशन कार्ड बनाने में, जैसा प्रपोज किया गया है। भारत में 612 टन ग्रेन्स जो हैं जमा किया जाता है, FCI करता है, CWC करता है या स्टेट वेयर हाउसेस करते हैं, कुछ प्राइवेट गोदाम भी हैं जिनको करते हैं, और सरकार की तकरीबन 750 बिलियन रुपए जो हैं इस पर खर्च होती है। लेकिन प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आती है 2008 में कि सिर्फ 42 या 41% टारगेटेड जो बेनिफिशियरी हैं वहाँ तक फूड ग्रेन मिलता है। तो इसमें कुछ तो खामियां हैं, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स बता रही हैं कमियां हैं, काफ़ी कमियां हैं। और संक्षिप्त में मैं यही कहूँगी कि जो भी प्रपोज किया गया है उससे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं दूसरे स्टेट में जो जा रहे हैं, बेनिफिशरीज़ जो हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सारे दूसरे स्टेट में भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है जो IT इनेबल्ड चीज़ की गई हैं, हर चीज़ का डेटाबेस आपके पास हो जाएगा जो कि आधार के साथ लिंक किया जा रहा है। तो बेनिफिशियरी जिसे कहते हैं आधार डेटाबेस, जो इनेबल्ड बेनिफिशियरी, आप बेनिफिशियरी भी सेलेक्ट जो कर रहे हैं उसकी पूरा पैमाना आपके सामने आ जाएगा कि आपने किस बेसिस पर इस बेनिफिशियरी को टारगेट किया है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जिसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ही बड़ा एक वृंदा जी, जो नूपुर ने एक बात कही, मैं थोड़ा सा उसको समझना चाहूँगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा चर्चा में, कि 42% ही जो टारगेटेड हमारा उपभोक्ता है उसको हम इस स्कीम, इस पीरियड के जरिए कहीं ना कहीं उस पर फोकस कर पा रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ 48% उपभोक्ता है, क्या वो लेता नहीं है? उसके कारण माइग्रेशन है या फिर कालाबाजारी या दूसरे कुछ कमियां जिसके चलते हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये शायद डेटा थोड़ा आउटडेटेड है। जब से ये ऑटोमेशन और IT एनेबलमेंट की बात कहनी थी नूपुर जी, इसके बाद टारगेटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। और क्योंकि ये अब आधार बेस्ड है और फिंगरप्रिंट की पुष्टि के बाद ही दिया जाता है राशन, तो इसमें बहुत तब्दीली आई भी है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड फर्जी पाए गए थे या डुप्लीकेट पाए गए थे, तो वो भी एलिमिनेट हुए थे। तो टारगेटिंग बहुत अच्छी इस वजह से हो गई है, और अब लोग आके उसको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करके उस राशन को निकाल भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फिगर, अब मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये फिगर काफ़ी आउटडेटेड होगी। अब लीकेज का जो स्कोप रह जाता है वो बहुत लिमिटेड रह जाता है। लीकेज कम है, लेकिन जो लोग काम की तलाश में दूसरे कारणों से सदीब एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाते हैं, वो इससे बाहर रह जाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, शायद इस नए कॉन्सेप्ट के पीछे बड़ी वजह ये है कि उनको कहीं ना कहीं फोकस किया जाए, उनको उसका लाभ देने की कोशिश होगी, या कुछ और भी है? इसका बैकग्राउंड शुरू होता है 2014 में, जैसे मोदी सरकार आया, मोदी 1 सरकार आया, तो एक हाई लेवल कमेटी बैठाया गया था। शांता कुमार जी थे फूड मिनिस्टर, उनका चेयरमैनशिप पे वो बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया गया था FCI का रिस्ट्रक्चरिंग लेकर। उसमें से PDS रिफॉर्म मतलब की फैक्टर था। उसके फॉलोइंग दैट गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है आधार सीडिंग करके। करीब आपने बताया 85% आधार सीडिंग हो गया है। वो 23 करोड़ राशन कार्ड हमारे पास है, 23 करोड़ राशन कार्ड आधार सीडिंग हो चुका है। बट सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला इसके वजह से कि हमारे पास ऑलमोस्ट सभी राशन कार्ड होल्डर के पास आधार नंबर है। बट दिक्कत थोड़ा सा वो है कि जो एलोकेशन होता है, हमारे जो सेंटर का एलोकेशन होता है फूड ग्रेन, वो स्टेट्स को जाता है। इन टर्म्स ऑफ कितना राशन कार्ड है उस हिसाब से कितना एलोकेशन होता है, उसमें सरकार को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बट सबसे बड़ा फ़ायदेमंद ये होगा कि माइग्रेंट लेबर आप सोचोगे कि इतना फ़ायदा होगा अगर वो ले सके उसका PDS एंटाइटलमेंट। अगर दिल्ली में बिहार से कोई आता है तो दिल्ली में ले सकता है, क्या महाराष्ट्र से कोई जाता है, कहीं कर्नाटका से कोई जाता है, तो ये पोर्टेबिलिटी
पोर्टेबिलिटी ऑफ द राशन कार्ड बेसिकली हुआ है। ये पहले छत्तीसगढ़ ने कर चुका है, विद इन स्टेट छत्तीसगढ़ ने किया था। छत्तीसगढ़ में विद इन स्टेट उन्होंने किया था कुछ डिस्ट्रिक्ट में कि रायपुर में बैठा हुआ राशन कार्ड होल्डर कैन बाय इट फ्रॉम दुर्ग में खरीद सकता है। तो मैं ये कैन, बट ओनली प्रॉब्लम यहाँ आएगा जो सारे जो हमारे करीब 5.42 लाख पॉस मशीन लगा हुआ है, मतलब हमारे पीडीएस आउटलेट 5 लाख मतलब 42,000 है इंडिया में। उसमें से करीब जो अभी का डेटा है जो कल गवर्नमेंट ने दिया है 4,12,000 ई-पॉस मशीन लग चुका है। बट उसमें आयरनी ये है कि बिहार और यूपी सबसे लगा रहे हैं ई-पॉस मशीन लगाने के, क्योंकि सबसे कम है। बिहार तो जीरो ही है, यूपी ने थोड़ा बहुत लगाया। यूपी ने 80,000 लगाए, जहाँ की उनका मतलब वहाँ 3.5 करोड़ राशन कार्ड है यूपी में, उसमें से बस 80,000 मशीन लगाया गया है। और बिहार में बहुत ही कम, मतलब और ये मशीन हर सेंटर पर लगनी है, हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, हर आउटलेट में 5.41 लाख जो आउटलेट है इंडिया में, सब में लगना पड़ेगा अगर ये इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि हाउ पोर्टेबिलिटी कैसे दिखाओगे बेसिकली। तो ये करीब 77% लग चुका है, अभी बाकी है, बाकी जगह लगना बाकी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कुछ बाकी है और बिहार यूपी बाकी है। ये दोनों अगर कर दोगे तो इट विल बी रियल गेम चेंजर। मैं बता रहा हूँ पीडीएस का रिफॉर्म का सबसे बड़ा गेम चेंजर विल बी दिस। लेकिन मैं आता हूँ इसके अगले चरण में कि अगर हम एक देश एक राशन कार्ड की बात करते हैं, आपने कहा कि एक राज्य का जिक्र किया कि वहाँ पर इसे लागू किया गया और सफलतापूर्वक वो चल रहा है। किसी एक राज्य में से लागू कर पाने के चैलेंजेस और किसी पूरे देश में अगर कहा जाए, कितना बड़ा फर्क और क्या बड़े बदलाव आपको लगता है करने पड़ेंगे? मुझे लगता है पहले तो पोर्टेबिलिटी करना पड़ेगा, आपको पूरा जो सारे ई-पॉस मशीन को लिंक करना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये लग रहा है कि स्टेट को जो एलोकेशन होता है फूड ग्रेन ऑन द बेसिस ऑफ राशन कार्ड, कितना उनका मंथली ऑफ टेक है, उसको पूरा ट्विक करना पड़ेगा। आपको माइग्रेशन पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता इतना चैलेंजिंग है। अगर आधार कार्ड आपके पास नंबर है, आधार कार्ड के साथ यूनिक नंबर दे दिया है, आप हमारे यहाँ 23 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। 23 करोड़ लोगों से माइग्रेंट विल भी 20% और 30%, तो करीब 4-5 करोड़ राशन कार्ड कम बात यहाँ कर रहे हैं। तो राशन कार्ड मीन्स मतलब तो राशन कार्ड मीन्स अगर 4 करोड़ का राशन कार्ड लिया जाए तो बेनिफिशियरी विल भी 4 गुना कर दीजिए, तो 10-12 करोड़ लोग को राशन देने का बात हम कर रहे हैं। तो करने टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आधार सेटिंग हो चुका है। एलोकेशन में आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा वो चैलेंज देखना पड़ेगा कि दिल्ली का जो एलोकेशन अभी का है एंड बिहार को कम करके दिल्ली को देना पड़ेगा। लार्जली बिहार का माइग्रेंट दिल्ली आता है, तो वो सब कैलकुलेट करने की थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, कोई स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से एलोकेट आप करोगे। एलोकेशन आपका रहेगी बड़ा चैलेंज है। हाँ। एलोकेशन कैसे, फिलहाल अगर हम देखें वो एक स्टेट कितना खर्च करता है हर महीने, उनकी संख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, बीपीएल कार्ड एपीएल कार्ड कितने हैं, उसके आधार पर है, और फिर इसे बदलना क्या पड़ेगा? देखिए, अभी जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस है, IM पीडीएस कहा जाता है, उसमें तकरीबन 10 स्टेट में इसको किया गया है, IT इनेबल किया गया है, जिसमें आंध्रा मॉडल को काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसमें क्या है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको बताती हूँ कि इसमें कोई भी है बेनिफिशियरी सिलेक्शन जैसे होता है, वो आधार और आपके जो बैंक से लिंक्ड है आपका राशन कार्ड, ये तीनों लिंक्ड है। तो अगर कोई भी बेनिफिशियरी पीडीएस शॉप में जाता है तो उसमें उसने जो भी परचेज़ किया, पहले तो उसकी बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन होती है। उसने जो परचेज़ किया उसकी क्वांटिटी जो है उसमें कंप्यूटर कैच कर लेता है, उसने कितना मार्केट प्राइस पे किया है वो उस पर आ जाता है। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, जो सब्सिडाइज रेट में उसको जितना बैलेंस हुआ उसके कार्ड में, हाँ, वो हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। इसमें देखा गया है कि आधार इनेबल्ड बेनिफिशियरी सिलेक्शन, आधार इनेबल्ड डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र एंड आधार इनेबल्ड इवन चेक जो है, ये सब काफ़ी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने लगाई हैं वो सब हो रहा है। और इसकी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा, जैसे डेटा की बात हुई थी, मैं बात करी थी 2008 की, जब ये नहीं था इंटीग्रेटेड मॉडल, हाँ उसके पहले की, हाँ वो प्लानिंग कमीशन की डेटा थी। अभी ये जो नया स्कीम स्टेट वाइज हुआ है, उसमें क्या है कि वो अगर कोई भी माइग्रेंट लेबर है या कोई भी इंसान है जो कि विद इन दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का टारगेटेड है, बेनिफिशियरी है, आंध्रा में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो अपनी शॉप बदल सकता है और कोई नई राशन शॉप से या फेयर प्राइस शॉप से अपनी राशन खरीद सकता है। तो ये इस हिसाब से ये वर्क करता है एंड इट्स क्वाइट सक्सेसफुल, आई वुड से। वृंदा जी, अब सवाल ये कि अगर अभी भी हम जो पोर्टेबिलिटी की बात करें, यानी कि अगर कोई यूपी में
कामगार है, कोई परिवार है, वो काम के लिए मुंबई जाता है, तो वहाँ पर इस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वो वही लाभ ले पाएगा जो यूपी में ले पाता था। लेकिन ये संख्या फ्रिक्वेंटली अगर तेज़ी के साथ बदलती है हर 10 दिन 15 दिन में, तब कैसे से लागू कर पाएंगे? जो एलोकेशन है वो स्टेट को उनकी जो डिमांड है या फिर जो जितना वो निकालते हैं पीडीएस के सिस्टम के जरिए, कमोबेश शायद उसी आधार पर होती होगी। तो फिर ये कैसे तय कर पाएंगे कि किस राज्य को कितना ज़्यादा किस महीने चाहिए, किस राज्य को कितना कम चाहिए? इस डेटाबेस की वजह से कुछ लेबर तो ट्रेडिशनली मूव करती है। जैसे हमको पता है कि एग्रीकल्चर सीजन में बिहार और ईस्ट यूपी से या जाती है लेबर पंजाब हरियाणा की तरफ। इसी तरह से हमको पता है कि उड़ीसा और आंध्रा की तरफ से लेबर जाती है तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। तो कुछ पैटर्न्स स्टेट गवर्नमेंट्स को पता होते हैं और ये संभव होगा तभी जब सब स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे माइग्रेटरी पैटर्न्स और इंडिविजुअल्स को सूचित करेंगे और उनको अपने डेटाबेस पे ले लेंगे कि ये लोग ट्रांसफर होते हैं, सीजनल मूवमेंट इन लोगों की होती है। ये ज़रूर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, और उसी राशन कार्ड की जो डेटाबेस है उसमें वो इन्फॉर्मेशन सीड करनी पड़ेगी। फिर जब वो अगर जाता है, क्योंकि अब ये नेशनल डेटाबेस पे ये सारे इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉनिकली अगर उसको 6 महीने मान लीजिएगा कि एग्रीकल्चर एक्स महीने से वाई महीने तक वो दूर रहेगा, तो वो एक्स और वाई महीना फीड करके उसको वो पंजाब में मान लीजिए जलंधर डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो वहाँ पे उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये वहाँ काम करेगा। तो उस सीज़न के लिए एलोकेशन उसका उतना बिहार में कम हो जाएगा, उतना जालंधर ज़िले में बढ़ जाएगा। ये चीज़ें संभव हैं, मगर आपका कहना ठीक है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जाके ऐसे जो इंडिविजुअल्स जो लाइकलीहुड है उनको आइडेंटिफाई करके ये डेटाबेस में भरना पड़ेगा। दूसरा स्टेप जो इनको लेना पड़ेगा वो धीरे धीरे वो ये है कि इंडिविजुअल खुद भी वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाल सकता है, या राशन दफ्तर जाके या अपने पीडीएस शॉप से ही उस इंफॉर्मेशन को फीड कर सकता है कि इस अवधि तक मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मैं एक्स जगह होऊंगा, मेरे एक्स में मेरा राशन वितरण के लिए वहाँ एलोकेशन कर दिया जाए। तो ये आप ठीक कह रहे हैं, ये बदलती रहेगी इसका परिवेश, और मगर ये सिस्टम की चैलेंज भी है, मगर सिस्टम का बेनिफिट भी है कि जो लेबर मूव करेगी उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए जी। और उस एलोकेशन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रॉम जिस जगह उसकी ओरिजिनल राशन कार्ड बना हुआ है टू द प्लेस जहाँ पे वो जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली इंडिविजुअल को भी ऑप्शन दे देना चाहिए कि वो सूचित कर दे, और दूसरा अगर स्टेट के पास ये इन्फॉर्मेशन शुरू में कलेक्ट करके आ गई है तो उनके डेटाबेस में वो स्वयं ही भर दे कि ये सज्जन इतने अवधि तक वहाँ जाएंगे, ये और इनका परिवार वहाँ जाता है। तो इस तरह से ये संभव होगा। तीसरा जो हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा वो ये है कि जहाँ ये माइग्रेशन करके जाता है वहाँ पर भी ये सूचना अवेलेबल होनी चाहिए कि भाई इस एग्रीकल्चर सीजन में या इस कंस्ट्रक्शन सीजन में आबादी यहाँ की बढ़ती है, राशन कार्ड वालों की बेनिफिशरीज का लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है। तो ये नेशनली फिर संभव होगा कि आप उतना एलोकेशन बढ़ा के स्टेट को दे दें, और ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो उतना ही उसको ड्रॉ करें जितना उसके लाभार्थियों की एनहांस स्ट्रेंथ जो है लाभार्थियों की उसके हिसाब से दे। तो मेरा ख्याल है ये फाइन ट्यूनिंग की है, कोई इसमें असंभव बात नहीं है, मगर दोनों स्टेट्स को जिम्मेदारी होनी पड़ेगी जहाँ से वो जाने वाले लोग हैं और जहाँ वो आ रहे हैं, और नेशनल लेवल पे उस माइग्रेटरी पैटर्न का इंफॉर्मेशन लेते हुए उतना एडजस्टमेंट उन सीजन्स में ज़रूर करना चाहिए। और वैसे भी स्टेट्स के पास थोड़ा लीवे देने के लिए संभव है। अभी हमारे एफसीआई और सभी गोदामों में बहुत अनाज है, प्रोडक्शन बहुत सालों से अच्छी हुई है खाद्यान्न की, तो ये इतना एलोकेशन थोड़ा एनहांस देना उस स्टेट को कोई दिक्कत की बात भारत सरकार के लिए नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके संदीप, दूसरा एक और जो फैक्टर कहा जा रहा है कि डुप्लीकेशन जो कार्ड की है
उसको हम इससे रोक पाएंगे? फिलहाल क्या पोजीशन है अगर हम डुप्लीकेट कार्ड की बात करें या फिर ई सिस्टम और जब आधार से लिंक करने की बात हो रही है तो जाहिर है कि उसमें एक तेज़ी के साथ कमी आई होगी। ये आपने जैसे बताया कि 85% ऑफ द कार्ड्स और राशन कार्ड जो 23 करोड़ कार्ड हमारे पास है, 23 करोड़ कार्ड, उसमें से आधार के साथ सीड हो गया है, हो गया मतलब आधार नंबर एंड द राशन कार्ड। क्योंकि बहुत पहले आधार नंबर से पहले क्या होता था, मल्टीपल कार्ड्स होते थे, तो अभी सीड हो चुका है, 85% हो चुका है। वही बिहार का कुछ बाकी है, यूपी का कुछ बाकी है, तो वो कर देंगे। दैट इज़ ए फर्स्ट प्रीरिक्विजिट, पहले वो करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक जो पॉस मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, उसको आपको सब जगह इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैंडेटरी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कर पाओगे अदरवाइज आपका कार्ड रीड कहाँ करेगा। आप फिजिकल डिलीवरी नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते हो। बट ये इट्स ए डुएबल, बट ये टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको माइग्रेटरी पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा। आपको मे बी मेरा सजेशन विल बी इमीडिएटली स्टार्ट विद बिग सिटीज़, जो बड़े बड़े शहरों में जो हाई लेवल कमेटी बैठा गया था, वो भी यही बोला था कि हाँ, वो तो डीबीटी का बात कर रहा था कि फुटगेनी स्टॉप बंद करके उनको पैसे दिया जाए। तो बड़े बड़े जो शहर हुए, जो बॉम्बे और दिल्ली हो गया, उसका अगर पायलट करके देन परहैप्स यू कैन पैन इंडिया कर सकते हैं। बेस मजबूत हो चुका है, फाउंडेशन हो चुका है, आधार सीडिंग हो चुका है, पॉस मशीन लगाने का जरूरत है। उसी में वही 3-4 स्टेट, बंगाल इज़ वन ऑफ द स्टेट जो रिलेक्टेंस दिखा रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड आने की ज़रूरत है। क्योंकि एक भी अगर एक पॉस मशीन नहीं लगेगा, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि विदाउट दैट पॉस मशीन तो आपका कार्ड कैसे यूज़ करोगे, मैनुअल एंट्री तो नहीं कर पाओगे। एंड कोई भी स्टेट, द पॉलिटिक्स पार्ट बताता हूँ, कोई भी स्टेट अपना एलोकेशन को कम कर नहीं दिखना चाहता है। यहाँ क्या होगा, बिहार को कम हो जाएगा, यूपी कम हो जाएगा, क्योंकि यूपी का बंदा दिल्ली आ गया, बॉम्बे आ गया, तो वो बड़ा चैलेंजिंग है। उसको एक पॉलिटिकली डील करेंगे इसको, बट इससे इट्स ए ह्यूज रिफॉर्म आगे बढ़ने के लिए पीडीएस। जो आपने कहा कि एलोकेशन को लेकर, वृंदा जी वक्त कम है, लेकिन मैं चाहूँगा एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। जो बात संदीप कह रहे हैं कि एलोकेशन में जिस तरीके से खेल होता है, और कोई भी स्टेट नहीं चाहता कि उसका एलोकेशन पीडीएस के तमाम जो अलग अलग उसमें कंपोनेंट हैं उसमें कम हो। इसको जब ये सिस्टम अगर हम सेंट्रलाइज कर देंगे तो कहीं ये भी जो एक बड़ा नकारात्मक चीज़ कही जाती है उस पर भी लगाम लग जाएगी। जी लगेगी तो है, बट मोर देन दैट जो कॉम्प्लिकेशन आएगी इसमें, एलोकेशन तो किसी के कम होते नहीं है, मगर स्टेट्स खुद ही जिम्मेदारी लेती हैं, वो ड्रॉ डाउन नहीं करती। बहुत से स्टेट्स हैं जिसमें कि बचा रहता है, क्योंकि इतने लोगों ने वहाँ पे लिया नहीं, फॉर सम रीज़न और दी अदर। तो स्टेट्स के पास एलोकेशन तो जाता है। आई डोंट थिंक दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। जो असली इसमें प्रॉब्लम जो मेरे हिसाब से आएगी वो ये है कि हम अभी जो हमने ये आधार सीडिंग करी है, ये फैमिली मेंबर्स की उसके बेसिस पे कर दी है, मगर एक फैमिली का एक राशन कार्ड होता है, उसमें मेंबर्स बहुत होते हैं और सब मेंबर्स माइग्रेट नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है। सिर्फ एबल बॉडीड दो तीन जने एग्रीकल्चर लेबर के लिए चले गए, मगर कृषक मजदूर चले गए, मगर इसका मतलब है सिर्फ उन दोनों का एलोकेशन जो है वो एडजस्ट होना पड़ेगा, मान लीजिए 4 महीने की अवधि के लिए। तो ये जो हमको बारीकी में अगर हम जाएंगे तो हर एक मेंबर फैमिली का आधार सीडिंग उसमें होनी चाहिए। बहुत से राज्यों ने अभी आधार सीडिंग सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली या 1-2 जनों की करी है, जबकि मान लीजिए मेंबर्स 5 हैं फैमिली में। अब उन 5 में से अगर नॉन आधार सीडिंग वाला कोई जा रहा है तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो सबकी आधार सीडिंग होगी। दूसरा जो बात अभी दास साहब ने भी कही वो ये है कि पॉस मशीन हर जगह होनी चाहिए। तो जहाँ माइग्रेशन हो रही है इस वक्त, जिस पैटर्न्स के हम और आप अवेयर हैं, वहाँ सब जगह पॉस मशीन लग गई है। और बिहार का माइग्रेंट जा रहा है, यूपी से जा रहा है, आंध्रा से जा रहा है, उड़ीसा से जा रहा है साउथ में। तो जहाँ वो रिसीविंग जगह हैं, दोज एरियाज आर ऑलरेडी, उनमें आधार ये पॉस मशीन्स लगी हुई हैं। सो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके मैम। जो डेफिसिट एरियाज, मान लीजिए रिमोट एरियाज में, हिली एरियाज में, कुछ राज्यों में ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कि दास साहब ने कहा, वहाँ पर तेज़ी के साथ काम करना होगा। नूपुर, आखिरी आपसे कमेंट चाहूँगा कि जिस तरीके से इसे बढ़ाया जा रहा है, जो मकसद था कि कोई भी शख्स कम से कम भूख से उसकी मौत ना हो, किसी भी परिवार में किसी की, और जब कामकाज की तलाश में लोग निकलते थे तो उनको एक डर रहता था, वो डर शायद ख़त्म करेगा ये नया कॉन्सेप्ट अगर हम लागू कर पाते हैं।
जी बिल्कुल, अगर ये ढंग से लागू हो गया तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ी इसकी बात है कि जो आपकी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बन रही है, रिपोजिटरी ऑफ ऑल द राशन कार्ड्स, वो कहीं पर भी बैठे आप उस इंसान के बारे में पूरा पता कर सकते हैं जो टारगेटेड बेनिफिशियरी है, और वो सेंट्रलाइज है क्योंकि सेंट्रल सर्वर से वो लिंक्ड होगा। तो आप कहीं भी जाएं आपकी पूरी जानकारी या पूरी आपका ब्यौरा वहाँ पर आ जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेटाबेस बन जाएगा जिसके बेसिस पर पीडीएस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि ऑल लेड इन जो कॉम्प्लिकेशंस है या करप्शन है या फिर डुप्लीकेट कार्ड्स हैं या मल्टी बोगस कार्ड्स बनते हैं, ये सब बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। और उसके बाद बेनिफिट्स तो इतनी सारी बातें हुई हैं, वो सब सारी बेनिफिशियरी उसको अवेल कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत अहम और कारगर हो सकता है इसे अगर हम लागू कर पाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में देश में एक राशन कार्ड की जरूरत क्यों है, मौजूदा पीडीएस सिस्टम में किस तरीके की खामियां हैं और एक राशन कार्ड के आने से किसे और क्या लाभ हो सकता है। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।